हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को कौशल मैथमेटिक्स स्किल के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बनाने जा रहा हूं जो विद्यार्थी 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं इस चैनल पर यानी मैथ का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराना आज से शुरू कर दिया हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर मेरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हाँ, आप लोग को इस चैनल पर हर रोज यानी एग्जाम में आने वाले VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर रोज 10 क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा। 10 क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा, सोल्यूशन दिया जाएगा, सोल्यूशन के साथ बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है √3 है एक क्या। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, √3 है एक परमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √3 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। √3 जो है √3, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसका ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन सही सी होगा। √3 एक अपरमेय संख्या है। अब कहिए कि √3 एक अपरमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। अब आप लोग से पूछा जाए कि √7 ये भी एक परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो √7 भी एक क्या है, अपरमेय संख्या है। यानी रूट के अंदर अगर आप लोग को रूट के अंदर अगर कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या रहे वो हमेशा क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। यानी अपूर्ण वर्ग संख्या जिसको हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी रूट के अंदर क्या रहेगा, अपूर्ण वर्ग संख्या रहेगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। समझे बात को? तो चलिए इसको समझ गए, इसको हम मिटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को कहता है कि 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात है। तो 6, 8, 22 का चलिए हम लोग लसा और मसा का अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6, 8, 22 क्या है, 6, 8, 22। तो 6, 8, 22 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले लसा और मसा निकालेंगे, उसके बाद अनुपात पर बात किया जाएगा कि अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी ये तीनों संख्याओं का लसा और मसा का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं का लसा और मसा निकालते हैं। तो लसा और मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है, फिर भाग विधि से भी निकाला जाता है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो चलिए 2 से लगाइए। सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं तो 3 बार में लगेगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 3। 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए 2, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2। 22 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 गुना 2 से लगेगा 11 बार में, यानी 2 गुना हम लोग लिख सकते हैं 22 को 11। तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से हम लोग HCF कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF बराबर इसको लिखेंगे, यानी मसा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ है, यानी वैसी संख्या जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो। तो कौन ऐसी संख्या है जो कि तीनों में शामिल है, तो 2 है। क्या है, 2 है। तो 2 इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब LCM क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर हम लोग लिखते हैं तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ है, जो संख्या तीनों में क्या है, उपस्थित है, उसको भी लिखते हैं, और जो बच गया उसको भी लिख दिया जाता है। क्या, जो बच गया तीनों संख्याओं में उसको भी लिख दिया जाता है जब हम लोग LCM निकालते हैं। तो यानी लिखेंगे, इसमें 3 बच गया तो 3 को भी लिख देंगे, और इसमें बच गया हमारा क्या, 2 गुना 2। ये दोनों 2 बच गया जो कि तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, ये भी बच गया। और इसमें क्या बच गया, 11 बच गया। क्या बच गया, 11 बच गया। अब हम लोग जब इस सारे संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 264। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है हम लोग से कि इन तीनों संख्याओं का लसा और मसा का अनुपात बताइए। तो अनुपात
क्या अनुपात कह रहा है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो लसा और मसा, पहले लसा कह रहा है तो लसा, लसा लिखिए, लसा बटा मसा। लसा कहने का मतलब क्या, लसा कहने का मतलब एलसीएम, और मसा कहने का मतलब क्या, एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 264, 264 बटा एचसीएफ कितना आया है 2, यानी मसा कितना आया है 2। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अनुपात इसका ऐसे निकाल सकते हैं, यानी इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ई 132 से 2 बार में कट जाएगा और ई 1 से 2 बार में कट जाएगा, यानी इसका अनुपात हम लोग बोले तो 132 बटा 1। अनुपात में अगर इसको हम लोग लिखेंगे, अनुपात में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 132 अनुपात 1। क्या आया, ये तीनों संख्याओं का लसा और मसा का अनुपात क्या आ गया, 132 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ पाए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मसा है, तो दो लगातार संख्याओं का मसा हम लोग निकालेंगे। तो दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है, जैसे दो लगातार संख्या हम लोग ले लेते हैं 4 और 5। तो 4 और 5 का हम लोग अगर मसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे, तो 4 से 5 में भागा लगाइए, तो के बार में लगेगा, एक बार में कितना बचेगा, एक, एक से लगेगा 4 बार में, कितना बार में कट गया आपका, 4 बार में कट गया, यानी कितना से कटा, 1 से कटा। इसका मसा क्या आ गया, मसा आ गया आपका 1। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया के कोई भी दो लगातार संख्या हो, दुनिया का कोई भी दो लगातार संख्या हो, उसका मसा कितना होगा, एक ही होगा। कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, कोई भी दो लगातार संख्या आप ले लीजिए, उसका मसा हमेशा एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं दो के बाद क्या होना चाहिए, 3। लगातार कह रहा था, दो के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 2 और 3 का मसा निकालिए, 2 और 3 का मसा निकालेंगे तो 2 से भाग लगाइए 3 में, इसका भी मसा कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक बचेगा, एक से लगेगा 2 में, 2 बार में क्या हो गया आपका, ये पूरा पूरा कट गया, यानी क्या आया, मसा एक ही आया। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी दो लगातार संख्या हो, उसका अगर मसा पूछे यानी एचसीएफ पूछे, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। चलिए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको अगर आप लोग समझ गए हो तो इसको मिटा रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन में हमारा कहता है कि 5005 कितना है, काई दहाई सैकड़ा हजार, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या, कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितना है जी, 5005। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड करना आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, तो 2 से ही तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो हम लोग 5 से लगाएंगे। 5 से एक बार में 0 0, 5 से एक बार में कट जाएगा। अब 5 से नहीं लगेगा, 5 से अगला संख्या ये नहीं कटेगा। 7 से लगाइए, 7 से आपका ये कट जाएगा, 7 से कटेगा आपका 7 एकम 7, और कितना बचेगा, 7 चौका 28, 7 या 21, 143 बार में कट जाएगा। अब 7 से अब आगे लगाइए, 143 कितना से कटना चाहिए, 7 से नहीं कटेगा, 11 से शायद कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी 1 2 3 4। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं इसका, 4, 1 2 3 4, 4 अभाज्य गुणनखंड है। कितने अभाज्य गुणनखंड, 4। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 4 अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस संख्या को कर सकते हैं, यानी 4 अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं इसका।
चलिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। लिखते हैं अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए हम लोग पांचवा का 96 का अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हम आप लोग को दे देता हूं। जैसे ऑप्शन ए में रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। ऑप्शन बी में रह गया जैसे आपका ऑप्शन बी में रह जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। ऑप्शन सी में रहेगा आपका 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। ऑप्शन डी में है आपका, ऑप्शन डी है इसके लिए 2 गुना 3 के पावर 5। तो चलिए आप लोग को बताना है पांचवा क्वेश्चन में कि 96 जो है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कितना से लगेगा? सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 से लगेगा आपका 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा कितना बार में लगेगा? 24 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाइए 12 बार में आपका पूरा कट जाएगा। फिर 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 3 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? इस संख्या का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 2, यहाँ पर लिख देता हूं आप लोग को इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुना 2 गुना 2। कितने 2 है? 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी गुना क्या है? 3 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 कितने बार है? 5 बार है। तो 2 5 बार है, तो 2 5 बार है कहने का मतलब है कि 2 के पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं, गुना 3 एक ही बार है, यानी 3 के पावर 1 दे सकते हैं, यानी 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। तो ऑप्शन में देखिए कि 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। सिर्फ हम लोग 3 भी बोल सकते हैं। अब चलिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा क्वेश्चन को देखिए, छठा क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। आज का छठा क्वेश्चन आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? इसमें आपको परमेय संख्या पहचानना है। ऑप्शन ए में देखिए 2 माइनस रूट अंडर 3 है, ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है। रूट अंडर 5 है, ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है। इस सी है, सी को देखिए 2 गुना रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3, ये क्या हो सकता है? परमेय संख्या। डी में क्या है आपका? रूट अंडर 6। ये सब तो नहीं हो सकता है परमेय संख्या, ये सब आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी हम लोग को लग रहा है कि परमेय संख्या होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो 6 है से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम आप लोग को अभी बताएं कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो हमेशा क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या कहलाता है। मगर सी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन है 2 इंटू रूट अंडर 3। अब ये भी वही बात है, ये भी कहिए कि सर आप तो बताएं कि अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो हमेशा क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। तो इसमें भी तो है रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3, ये भी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये परमेय संख्या नहीं होना चाहिए। नहीं, ये परमेय संख्या आपका होगा। क्यों? क्योंकि बटा में है, ऊपर भी रूट अंडर 3 है और 2 के साथ गुना में है रूट अंडर 3, बटा के नीचे रूट अंडर 3 है। तो यहाँ आप लोग ये रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 को काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं। तो सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। इसको हम लोग मानक रूप लिख सकते हैं, यानी रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट जाएगा। सिर्फ हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी 2 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, यानी ई पी बटा क्यू के रूप में
है, तो p बटा q के रूप में है, तो इसमें परिमेय संख्या होगा, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो कौन सा परिमेय संख्या होगा? कौन सा क्या परिमेय होगा? 2 गुना √3 बटा 3। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग √3 से √3 को काट सकते हैं, इसको 2 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग, अब मैं लिखता हूं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, तब तक कि इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा, देखते चलिएगा। आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? चलिए, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासक कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चाहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? वैसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो। क्या हो? केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं कि अभाज्य संख्या। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग कहते हैं 4 को, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं 2 को। क्या कहते हैं? ये बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 4 और 2 का मौसम कितना होगा आप लोग निकाल सकते हैं। 2 से लगाइए भागा 4 में, कितना बार में लग जाएगा? 2 दूनी 4, यानी इसका मौसम क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या बताएं? वैसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या हो सकता है? 2 गुणनखंड हो सकता है। गुणनखंड कहने का मतलब है कि जैसे 5 है, 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या। इसको हम लोग 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1, नहीं तो 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5। इसलिए गुणनखंड का मतलब ये हुआ 5 को हम लोग 5 गुना 1 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 गुना 5 लिख सकते हैं। यानी कितने गुणनखंड हुए इसका? 2 गुणनखंड। इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या। और जैसे हो गया 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 1, 1 गुना 4 भी लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। यानी इसका गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? 2 से अधिक हो गई, इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसम बताइए, तो इसका मौसम क्या आया? 2 आया। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है? 2 होता है। चलिए, क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे, इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2। अब बढ़ते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, नीचे लिखा हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में कहता है आपका कि यदि 65 तथा 117 का मशक 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान है। m का मान पूछ रहा है। m का मान क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। m का मान क्या होना चाहिए? जैसे क्या कहता है कि 65 और 117 क्या है? 65m माइनस 117 के रूप का है, तो इसमें m का मान क्या होगा? तो m को मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 65 और 117 का मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसा आता है ना, इसका मौसा 65m माइनस 117 के रूप का है, तो इसका इसमें m का मान क्या होगा? यानी इस वाले m का मान पूछ रहा है, ये m का मान। तो सबसे पहले हम लोग m का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे।
तो HCF निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम लोग। तो 65 का करिए गुणनखंड, तो कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 13 × 5 = 65 कट गया। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 13। अब जब हम लोग 117 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 117 है तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 × 27 यानी 3 3 9, 3 × 27 यानी 39 बार में जाएगा। फिर 3 से लगेगा, कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। अब हम लोग नहीं लगा सकते इसको, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 × 3 × 13। तो इसका मसा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालने के लिए आप लोगों को हम बताएं कि ये दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग किए हैं, ये दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, कौन सी संख्या दोनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है, तो 13 है। कौन है, 13 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हम लोग लिखेंगे, ये दोनों संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा, 13। तो ये 13 निकाल लिए, 13 क्या आ गया, 65 और 117 का HCF आ गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं m का मान, यानी क्या कह रहा है, अगर इसका मसा क्या हो, इस रूप का हो, तो इसमें m का मान क्या होना चाहिए। तो m का मान हम लोग इस तरह से निकालेंगे, 65m है, 65m को आप लिख दीजिए 65m - 117 लिख दिए। अब बराबर ये दोनों संख्याओं का मसा क्या आया है, 65 117 का मसा कितना आया है, 13। तो बराबर में लिख देना है 13। अब यहां से आप लोग को क्या करना है, ये 117 जो है आपका इधर बराबर की इस साइड माइनस में है, 117 को हम लोग ले जाएंगे बराबर की उकटी यानी उस साइड ले जाएंगे, तो आपका लिखाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117। क्या होगा, जब इस 117 को इधर माइनस में है बराबर को उस साइड हम लोग ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, यानी 13 प्लस क्या लिखाएगा, 117। यानी कहने का मतलब कि 65m बराबर 117, 13 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो इसीलिए यहां से m बराबर, m का मान क्या आ जाएगा, m के साथ ही गुना में है 65, तो जब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो भागा में जाएगा, 130 के साथ भागा में, यानी लिखाएगा क्या, 130/65। तो 65 से भागा दीजिएगा 130 में, तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी हमारा m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया 2। m का मान कितना आया, 2। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। m का मान कितना आ गया, 2। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।